तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको जैसा कि बताया गया है, रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी में कुछ लिमिटेशन है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्पेक्ट्रल लाइन का कंसेप्ट, एनर्जी का कंसेप्ट, ये सब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में नहीं बताया गया। इसी को बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया है और इसके लिए नील बोर के द्वारा मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मैक्स प्लैंक्स यह कहे हैं कि दुनिया के सभी मटेरियल एनर्जी का लेन देन पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में करता है। एक पैकेट का नाम क्वांटा है या फोटोन है और प्रत्येक पैकेट का एनर्जी h न्यू के बराबर होता है। तो ये मैक्स प्लैंक की बातें हैं। नेक्स्ट, नील बोर का जो नियम है एटम के बारे में, जो रूल है, वह एजम्पशन पर आधारित है और नील बोर ने 3 एजम्पशन एटम के बारे में दिया है। तो नील बोर का एजम्पशन आज पढ़ने जा रहे हैं। नील बोर का पहला एजम्पशन इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। नील बोर के पहला एजम्पशन में यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्किल में रिवॉल्यूशन करता है और उसी सर्किल का नाम ऑर्बिट रखा गया है। द सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। नील बोर सब तरह से इसके बारे में बताए, सर्कुलर पाथ पर क्यों चलता है, सर्कुलर पाथ पर चलेंगे तो कितना स्पीड से चलेंगे, सर्कुलर पाथ पर जब होगा तो उसका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। नील बोर ने जो नियम दिया है उसमें उन्होंने यह भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन होता है। तो बोर के फर्स्ट एजम्पशन में हम लोग यही लिखने जा रहे हैं। यहीं पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस on fixed circular path which is called as orbit. When an electron revolves, then it neither absorb then it does not absorb or radiate energy. इसमें आपको यह बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन करता है तब एनर्जी का कोई लेन देन नहीं होता है। न इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है, न ही गेन करता है, न एब्जॉर्ब और न ही रेडिएशन। तीसरी बातें, द इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे द इलेक्ट्रिक फोर्स acts between nucleus and electron, provide centripetal force
to the electron for UCM। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है और यहां पर मोशन सर्कुलर होता है। देखिए यह है इलेक्ट्रॉन और बीच में जो प्लस सिंबल हम बनाए हैं वह है न्यूक्लियस। ठीक है, तो वह है इलेक्ट्रॉन और यह है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग जानते हैं प्लस ही होता है, साथ साथ हम लोग न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में भी जानते हैं। न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में आप जानिए। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस यह बराबर होगा, सबसे फर्स्ट न्यूक्लियस का चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, तो लिख दिए पॉजिटिव। और न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल कौन होता है, प्रोटॉन। और न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज पर टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। यहीं पर ऐसे लिखते हैं प्लस, या ऐसे टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना होगा उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस Ze, जहां पर Z एटॉमिक नंबर है जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहा जाता है। वेयर यह जो Z देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी का दूसरा नाम है एटॉमिक नंबर। दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो ये आप जो देख रहे हैं यह है न्यूक्लियस का चार्ज। नेक्स्ट, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है और सेंट्रल फोर्स का डायरेक्शन लाइन के अलोंग होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स को दिखाने के लिए हमेशा हम लोग दो चार्ज को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। यहां पर ज्वाइन कर दिए। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अपोजिट नेचर का है, यहां प्लस चार्ज है और यहां माइनस चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वह सेंटर के तरफ होगा। दिस इज फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंटर। इसका वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट किया जाएगा। यहीं से लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बाय कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ से F इक्वल्स, जैसा कि आप पढ़ते हैं 1/4πε0। दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, एक चार्ज है आपका यह प्लस Jd न्यूक्लियस का चार्ज, लिख दिए प्लस Jd, और दूसरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो अभी लिखे हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, और यह फोर्स सेंटर की तरफ है, इसीलिए यही फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। यहीं पर दिखा देते हैं, लिखेंगे दिस फोर्स मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स
और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है यह हम लोग जानते हैं। यहीं से एक इक्वेशन बन जाएगा। यहीं से लिखेंगे हम लोग, दैट इज एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग के सामने है, जो बराबर है 1/4πε0 ZE इंटू E/r²। और हम लोग पहले से जानते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv²/r। लिख देंगे वैल्यू mv²/r इक्वल्स होंगे 1/4πε0, और इसको सोल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा ZD²/r²। ये जो आप देख रहे हैं इस फार्मूला को, या यह कह सकते हैं आप कि दिस इज इक्वेशन ऑफ बोर्स फर्स्ट एजम्पशन। बोर का जो पहला एजम्पशन है उससे एक इक्वेशन बना है जिसको हम लोग बोर्स फर्स्ट एजम्पशन कहेंगे। दिस इज बोर्स फर्स्ट एजम्पशन। तो बोर का पहला एजम्पशन एक बार फिर से सुन लीजिए क्या था और हम लोग क्या किए। नील बोर ने अपने पहले एजम्पशन में इलेक्ट्रॉन के सही पोजीशन को बताया है। उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस जो होता है उसके अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। क्यों रिवॉल्यूशन करता है? उसका जवाब है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इसी फोर्स के कारण यह सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट, उनका पहला एजम्पशन यह भी बताता है कि जिस सर्किल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है उस सर्किल का नाम ऑर्बिट रखा गया है, और ऑर्बिट का ही एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। नेक्स्ट, उनका फर्स्ट एजम्पशन यह भी बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है तब वह एनर्जी का कोई रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, या न एनर्जी लेता है न ही वहां से इमिट होता है। तो नील बोर का पहला एजम्पशन कुल मिलाकर के हम लोगों को ऑर्बिट का कंसेप्ट देता है। यहीं से हम लोग लिखेंगे बोर्स फर्स्ट एजम्पशन gives concept of orbit। ऑर्बिट का एक और नाम होता है, ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। ऑर्बिट का ही एक दूसरा नाम होता है, दिस इज एनर्जी लेवल। तो नील बोर का पहला एजम्पशन फाइनली हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग बोर्स सेकेंड एजम्पशन। बोर का दूसरा एजम्पशन एटम के बारे में क्या है, अब इसको समझते हैं, सीखते हैं। नील बोर के दूसरा एजम्पशन में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। यहां पर लिखते हैं पहले, तो फिर आपको समझाएंगे। यहीं पर लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ an electron in an orbit is equal to integral multiple of h by 2 pi। यहीं से मैथमेटिकली लिखिएगा तो ऐसे, डेट इज एंगुलर मोमेंटम, जिसको यल साइन से लिखा जाता है, ये बराबर होता है NH by 2 पाई। ये जो आप देख रहे हैं बोर का सेकेंड एजम्पशन है। इस इक्वेशन में जो n आप लिखे, ये जो स्मॉल n है, इसके बारे में जान लीजिए। वेयर यह जो स्मॉल n है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी का दूसरा नाम है ऑर्बिट नंबर। और किसी भी एटम में ऑर्बिट नंबर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, 1 2 3 4 इस तरह से आगे तक। तो ऑर्बिट नंबर जो है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, और जैसा कि आप जानते हैं ऑर्बिट आधा ऑर्बिट, अढ़ाई ऑर्बिट, 5.5 ऑर्बिट, ये सब नहीं हो सकता है। ऑर्बिट या तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसीलिए हम बता रहे थे कि n का वैल्यू होल डिजिट में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जहां पर 1 मिनिमम है, दिस इज मिनिमम। अब यहां से हम लोग यह लिख सकते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप यल से लिखे हैं, इसका वैल्यू होगा h by 2 पाई या फिर 2h by 2 पाई या फिर 3h by 2 पाई या फिर 4h by 2 पाई। ये जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हम लिखे हैं, यह क्या है इसको समझिए। ये जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू लिखे उसको समझिए। नील बोर का सेकेंड एजम्पशन बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहे उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा NH by 2 पाई के बराबर होगा, जहां n ऑर्बिट नंबर है। इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इस n का वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर आगे तक होता है, लेकिन सबसे कम 1 होता है। 1 के बाद 2 ही होगा, बीच में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू सबसे कम h by 2 पाई होगा, और इसके बड़ा 2h by 2 पाई, उसके बड़ा 3h by 2 पाई। ये जो रिलेशन है, ये बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसा एक समय हम लोग माइकल फराडे का यह नियम पढ़ते थे, Q बराबर Ne। याद होगा आपको, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां से Q का वैल्यू पढ़ते थे, E होगा, 2E होगा, 3E होगा, 5 4E होगा, इस तरह से। यानी नेचर में चार्ज कहीं भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दैट सिस्टम या दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां जो आप देख रहे हैं यह भी कुछ वैसा ही है। एंगुलर मोमेंटम आप कहीं भी किसी भी ऑर्बिट का निकालिएगा, h by 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, यानी यह भी क्वांटाइजेशन कंडीशन को बताता है। तो नील बोर के सेकेंड एजम्पशन को कहा भी जाता है, दिस इज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन,
या बोर्स क्वांटाइजेशन एजम्पशन। नील बोर ने अपने सेकेंड एजम्पशन में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट दिया है। क्वांटाइजेशन जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, एक बार फिर से आज आपको बताते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज तब कहा जाता है जब उसका वैल्यू निश्चित होगा। जैसे पहला ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट हो, या आयरन का पहला ऑर्बिट हो, या कैल्शियम का पहला ऑर्बिट हो, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यही होगा, ये बदल नहीं सकता है। एटम कोई भी हो, पहला ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h/2π ही होगा, दूसरा ऑर्बिट में 2h/2π फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का पहला मीनिंग कि फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू फिक्स होगा। क्वांटाइजेशन का दूसरा मीनिंग सभी ऑर्बिट में अलग अलग होगा। सब में अलग अलग है लेकिन जो है सो फिक्स है। जैसे चौथा ऑर्बिट 4h/2π के अलावा कोई नहीं हो सकता है। वन एंड ओनली वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज 4h/2π। ऐसे टर्म जब आते हैं तो इसको क्वांटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब जो आप लिखे हैं इसी के नीचे पॉइंट दे करके लिखिएगा। लिखिएगा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit, the angular moment of an electron in an orbit is definite and discrete. Definite and discrete. डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। डिस्क्रीट के बाद फुल स्टॉप दे दीजिए और इसके बाद लिखिएगा इसी लाइन में, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहीं पर नीचे क्वांटाइजेशन ऐसे लिखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहीं पर नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा बोर्स सेकेंड एजम्पशन। Bohr's second assumption gives the concept of quantization of angular momentum. Gives concept of quantization of angular momentum. वहीं पर अगला पॉइंट देकर के लिखिएगा since electron revolves on circular path, since electron revolves on circular path, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑर्बिट, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, उसके बाद लिखिएगा so that it is called as orbital angular momentum. So that it is called as orbital angular momentum. ये था एंगुलर मोमेंटम की बातें। एक और सब बातें यहां पर जानना है। हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है एटम में। यहां पर देखिए, यह एटम है, इसका न्यूक्लियस यह है, न्यूक्लियस का चार्ज Zd है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ये सब बातें हम लोग जानते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी जान रहे हैं
कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है। और सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। यहीं पर लिखेंगे इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होता है mvr के। ऐसा आप 11 क्लास में पढ़े होंगे। यह वैल्यू इसमें जो देख रहे हैं, m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, यही वैल्यू वहां पर रख दीजिए। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी अभी आप पढ़ के आए थे, एंगुलर मोमेंटम जिसको L से लिखते हैं NH/2 और एंगुलर मोमेंटम के जगह पर यह रख दीजिए mvr इक्वल्स NH/2। यह जो इक्वेशन आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड बोर्स सेकेंड एजम्पशन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बोर का एजम्पशन। बोर्स ने एटॉमिक मॉडल जो दिया है उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दो एजम्पशन आपको बता चुके हैं, अब लास्ट है उसको समझते हैं। तो अब पढ़ने आ गए बोर्स थर्ड एजम्पशन। बोर का तीसरा एजम्पशन पढ़ना। हेडिंग दे दीजिए और इसमें लिखिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप JUMP जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, when an electron jump from higher to lower orbit, then it radiate energy. It radiate energy in the form of packets of energy. In the form of packets of energy. फिर से पॉइंट देकर के लिखिएगा, when an electron jumps from lower to higher orbit, when an electron jumps from lower to higher orbit, then it absorb energy. In the form of packets of energy. In the form of packets of energy. अब ये जो दो स्टेटमेंट आप लिखे हैं, इसी से रिलेटेड एक इक्वेशन यहां भी बनता है, उस इक्वेशन को अब समझना है। ठीक है, समझ लीजिए यहां पर एक फिगर के द्वारा। यह न्यूक्लियस है, इसके अराउंड यह पहला ऑर्बिट है, यह दूसरा ऑर्बिट है, यह तीसरा ऑर्बिट है। इस फिगर में हम न्यूक्लियस को दिखाए हैं और 3 ऑर्बिट को दिखाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन यानी ऑर्बिट में होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होता है। कितना एनर्जी होता है वो अभी हम लोग पढ़े नहीं, अभी तो नील बोर का एजम्पशन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा। पहला ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी होता है, उसके बाद वाले में थोड़ा ज्यादा होगा, और आगे जाइएगा तो और ज्यादा, और आगे जाइएगा तो और ज्यादा। ऑर्बिट की संख्या बढ़ने पर एनर्जी बढ़ते चला जाता है। तो पहला ऑर्बिट सबसे मिनिमम एनर्जी होता है, और जिसमें एनर्जी मिनिमम होता है उसी का नाम लोअर ऑर्बिट रखा गया है। ये जो अभी आप लिखे हैं स्टेटमेंट, उसमें लोअर और हायर ऑर्बिट का नाम लिए हैं आप। तो लोअर और हायर इन सेंस ऑफ एनर्जी के टर्म में आप लिखे। तो हायर ऑर्बिट का मतलब ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट का मतलब कम एनर्जी वाला ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए आगे। तीसरा ऑर्बिट में जो एनर्जी है इसको लिखा गया है E3, दूसरा ऑर्बिट में जो एनर्जी है E2, और पहला ऑर्बिट में जो एनर्जी है E1। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं ना, इस बनाए हैं इसके आधार पर E1 से ज्यादा E2 है और इससे ज्यादा E3 है। हायर में ज्यादा एनर्जी होता है ऐसा आपको कह रहे हैं अभी, लेकिन अगला क्लास जिस दिन पढ़िएगा उस दिन आप भी जान जाइएगा कि क्यों होता है तीसरा ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम लोग को पढ़ना है। खैर आगे देखिए, नील बोर का तीसरा एजम्पशन बताया क्या, इसको समझिए। समझने के लिए मान लीजिए तीसरा ऑर्बिट में 15 एनर्जी है, दूसरा ऑर्बिट में 8 है, और पहला ऑर्बिट में 1 है, या 1 नहीं 2 ले लीजिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है, ये सेकेंड का, ये थर्ड का। नील बोर का एजम्पशन कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएगा ऐसे, यानी तीसरा से दूसरा ऑर्बिट में आएगा, तो वहां से एनर्जी बाहर निकलता है, और जो एनर्जी बाहर निकलेगा वह पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। यहां से एनर्जी का एमिशन होता है, और पैकेट ऑफ एनर्जी का मतलब h²। नेक्स्ट, इसका रिवर्स काम अगर आप करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूसरा से तीसरा ऑर्बिट में भेजते हैं, तब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज h²। तो आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दीजिएगा तो वह एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में चला जाएगा, और हायर से लोअर कीजिएगा तो एनर्जी का यहाँ पर रेडिएशन होता है। ठीक है, ये है नील बोर का नियम। अब कितना एब्जॉर्प्शन होगा, कितना रेडिएशन होगा, इसको समझ लीजिए। ये सब जो एनर्जी का डायग्राम आप बनाए हैं, ये 15 इस बात को बताता है कि इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसका एनर्जी 15 है। 15 से ज्यादा वाले को भी यहाँ नहीं रहने देगा, कम वाले को भी नहीं रहने देगा। ये जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है ऐसे ही नहीं दिया गया है, सब एक वेल प्लानिंग करके या वेल एक्सप्लेनेशन वे में किया गया है। तो इस तीसरा ऑर्बिट में उसी इलेक्ट्रॉन को रहने दिया जाएगा जिसके पास एनर्जी 15 है, और जिसके पास मान लीजिए 8 एनर्जी है वो दूसरा में रहेगा। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तीसरा से दूसरा में जा रहा है, जैसे हम ही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 15 एनर्जी है, हम वैसे जगह जाना चाहते हैं जहां रहने के लिए 8 एनर्जी की जरूरत है, तो जाएंगे 8 एनर्जी रख लेंगे ताकि यहाँ रह सके, अब बाकी एनर्जी को बाहर निकाल देंगे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये जो एनर्जी निकला है h², वह कितना निकला है, जितना ज्यादा था वो पूरा निकल गया है, और ज्यादा कितना है, यहाँ पर 7 लिखिएगा, दैट इज 15 - 8। रिवर्स प्रोसेस में भी ऐसा ही, यहां से फाइनली कंक्लूजन यह निकलता है कि दो ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस, देख रहे हैं, एक ऑर्बिट का एनर्जी माइनस दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस h² के बराबर होता है, और इसी इक्वेशन को हम लोग बोर्स थर्ड एजम्पशन के नाम से जानते हैं। तो आप जो अभी 2 लाइन लिखे हैं उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
लिखिएगा द डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी, the differences of energy of two orbit, the differences of energy of two orbit is called नहीं, is equal to लिखिएगा, the differences of energies of two orbit is equal to energy of photon, is equal to energy of photon। वहीं पर नीचे ऐसे लिख दीजिएगा, that is E2 माइनस E1, यह बराबर होगा h न्यू। ये जो फार्मूला है इसी को हम लोग कहते हैं बोर्स थर्ड एजम्पशन। तो जो फिगर हम बनाए हैं ऊपर उसको भी आप बना लीजिए। नील बोर का एटॉमिक मॉडल यही था जिसको हमने आज आपको बताया है, हर तरह से आपको बताने का कोशिश किया है। अब इस एजम्पशन का यूज करके हम लोग डिफरेंट टर्म का कैलकुलेशन करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे टर्म सब का कैलकुलेशन इस 3 एजम्पशन से किया जाता है।